हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड इसी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें चैप्टर वाइज कुछ कॉमन PYQs या जिस चैप्टर में जिससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी इस सीरीज़ में उसका डिस्कशन होगा। और NCERT क्वेश्चन की डिटेल सॉल्विंग के लिए वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो एंड NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर 1 से। एंड चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 196 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा, प्राइम फैक्टर्स आएंगे कैसे जब 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करते हैं, यानी कि 196 को आपको ऐसे लिख लेना होता है। और यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी कि उन नंबर्स की जो प्राइम नंबर होते हैं। आप इस 196 को सिर्फ उन्हीं से डिवाइड कर सकते हो जो कि प्राइम नंबर होते हैं, तभी वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7। तो हम उन्हीं नंबर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए। तो वैसे ही यूज़ करके हमने यहाँ पर 196 को पूरा डिवाइड कर दिया, जबकि पूरा डिवाइड होने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पर ये रिमाइंडर नहीं है कि ये कितने टाइम में डिवाइड हुआ, 1 टाइम में, तो इसलिए ये 1 लिखा हुआ है। आपको इसको इसी फॉर्मेट में करना है, वो डिवाइड के फॉर्मेट में नहीं करना है, बिकॉज आपको यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2, दो बार लिखा हुआ है तो उसको हम लोग शॉर्ट में 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 7 2 बार लिखा हुआ है तो उसको भी हम लोग 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। जो हमने ये पावर में नंबर्स लिखे उसी को तो एक्सपोनेंट कहते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उनके एक्सपोनेंट्स का सम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। तो एक्सपोनेंट्स हमारे पास बस 2 ही हैं। 2 के पावर भी 2 है, यानी ये एक एक्सपोनेंट हो गया, और 7 का पावर भी 2 है, यानी कि ये एक और एक्सपोनेंट हो गया। तो इसका ऐड, यानी कि 2 + 2 इज व्हाट? 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको इस फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो जब भी हम ये फ्रैक्शन देखते हैं 11 अपॉन या इसके अलावा कोई और भी फ्रैक्शन होता है तो लगता है कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, बिकॉज यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो बड़ा आएगा और उसको फिर इससे डिवाइड करना होगा, इससे इसको डिवाइड करना होगा, तो उसमें पॉइंट वैल्यूज़ निकालने में तो थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर आप एक फॉर्मूला या यूँ कहो कि मेथड का यूज़ करते हो, जैसे कि 11 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 आपका फ्रैक्शन गिवन है। तो यहाँ पर आप सिंपली ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करना है? बिकॉज आपने एक टर्मिनेटिंग फैक्टर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इस चैप्टर में, जिसमें बताया गया है कि आपका 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो पढ़ी नहीं भी है तो फिर भी यहाँ पर ये बातें सुन लेना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि आप पहले देख रहे हो कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर सिर्फ 5 की पावर 1 है, तो कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो 5 की पावर है वो 2 की पावर के बराबर हो जाए। तो अभी तो सिर्फ 5 की पावर 1 है, तो इसमें इसको 3 करने के लिए हमें अलग से 2 और मल्टीपल लाने होंगे। तो अगर आप ला रहे हो यानी 5 की पावर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो डिनोमिनेटर में, तो ऐसा तो नहीं होता है कि अगर करना है तो बस डिनोमिनेटर में कर दिया। जब आप करते हो तो न्यूमरेटर में भी आपको उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने इतना किया तो उसके बाद इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो गए। अब ये सेम हो गए तो आप इसको 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंट कॉमन हो जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, एंड दैट वुड बी 2 इंटू 5 की पावर 3। ये लिखा तो ये क्या होगा? ऊपर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ वो करना होगा, उतने एफर्ट्स आपको ऊपर करने होंगे। लेकिन नीचे वाला जो आपका सिंपल हो गया वो कैसे हुआ? क्योंकि 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। अब आप 275 अपॉन 1000 को सिंपली डिवाइड कर सकते हो, या अगर नहीं भी करते हो तो अगर आपका नंबर या फ्रैक्शन ऐसे फॉर्मेट में आता है जब आपका डिनोमिनेटर 10 के टर्म्स में होता है, तो सिंपली जितने ज़ीरोज़ होते हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको डेसिमल प्लेस पर सेट कर देते हो। यानी कि यहाँ पर 1000 है तो कितना होगा? 3 ज़ीरो है, तो यानी कि आपको 0 पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखने होंगे। एंड आप किसको डिवाइड कर रहे हो? 275 को, तो वो 0.275 हो जाएगा। तो अब आपको यहीं पे इसका आंसर लिखना होगा कि हेंस इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड अगर आप इसको चाहो चेक करने के लिए तो 1000 को 275 से डिवाइड भी 1000 से 275 डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या बोला गया है, आपको सिंपली एलसीएम ही तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और एक सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 नंबर्स लेने हैं। एक तो आपका सिर्फ कंपोजिट होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, लेकिन दूसरा जो कंपोजिट होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो सही बात है कि पहला वाला आपको 1 डिजिट का लेना होगा, बिकॉज इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है, और सेकंड वाले में 2 डिजिट स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो सेकंड वाले में तो आप 2 डिजिट वाला नंबर लोगे, लेकिन फर्स्ट वाले में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर लेना होगा। तो आपको सिंपली फाइंड कर लेना है कि 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है 10। अब कंपोजिट नंबर में भी दिक्कत आती है, तो सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो कि 1 और खुद से, यानी कि वो जो नंबर होगा वो खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो। जैसे कि 10 1 और 10 से तो डिविजिबल है, लेकिन उसके अलावा वो 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 2 डिजिट वाले केस में हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिला जो कि है 10, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिला वो है 4। तो अब सिंपली यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो सिंपल होता है कि आपको ऐसे करना होता है, उसके बाद आप इसको यहाँ से डिवाइड करके देखते हो, फिर एलसीएम का लास्ट में जितने भी आपके फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका एलसीएम आया 20। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube, where x y are prime numbers, then HCF of AB। आपको कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं, आपको बताना है उन कंडीशंस की मदद से कि आपको AB का HCF क्या होगा। तो A की वैल्यू आपको दी हुई है और B की वैल्यू भी दी हुई है, और ये साफ साफ बताया गया है कि X और Y दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं, HCF इस केसेस में, यानी कि ऐसे जब आपका क्वेश्चन रहेगा तो HCF निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि HCF होता है आपका वो नंबर या वो वेरिएबल जो दोनों ही नंबर में कॉमन हो। यानी कि यहाँ पर A की वैल्यू है x क्यूब वाई स्क्वायर और B की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब, तो इन दोनों ही वैल्यूज़ में कुछ कॉमन वैल्यू है। कॉमन वैल्यू है आपका क्या, एक्स वाई स्क्वायर, बिकॉज इसमें x क्यूब है तो x भी तो आ रहा है, और उसमें एक्स वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर भी तो आ रहा है x के साथ, तो एक्स वाई स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा और यही आपका HCF हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि LCM बताओ A और B का, तो HCF में तो समझ में आ गया कि जो कॉमन होते हैं हम उस पार्ट को ले लेते हैं HCF में, लेकिन LCM में वो होता है जो नंबर हाईएस्ट फैक्टर के साथ होता है या हाईएस्ट पावर के साथ, आप ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस केस में किसकी एक्सपोनेंशियल पावर ज़्यादा है, x की कि y की। यहाँ पर x की ज़्यादा है यानी x क्यूब है और ये y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर से 2 से तो बड़ा 3 ही होता है ना, तो A से हम लोग x क्यूब ले लेंगे और B वाले केस से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन बड़ा है। यहाँ पर एक्स वाई क्यूब है तो x तो छोटा हो गया बिकॉज x की पावर 1 है सिर्फ और y की पावर 3 है, तो उसमें से बड़े पावर वाले नंबर को हम लोग लेंगे, यानी कि उसमें से बड़ा लिया और इसमें से बड़ा लिया, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका LCM हो गया। तो LCM हो जाएगा x क्यूब वाई क्यूब। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है आपके PYQs में और ये बहुत ही ईजी होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, यहाँ पर कुछ x होगा या y होगा, आपको क्वेश्चन में सिंपली बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ ऐसे ट्री फॉर्मेट में नंबर्स दिए होंगे, तो क्या करना है 1001 को आपको लिख लेना है, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपने 1001 को सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 7 से, तो वही तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 143। तो आपने 7 से डिवाइड किया और आया 143 आपके पास, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 7। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपने यहाँ पर फिर 11 से डिवाइड किया 143 को, तो आपके पास क्या आया 13, तो y के जगह पर आ जाएगा 13, ये वाली वैल्यू। आपको बस ये नंबर देखना होता है कि हमने 11 से 143 को डिवाइड किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया था नीचे नंबर, वही आपको y के जगह पर लिखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत कॉमन PYQ है, या कि आपको यूँ कहूँगी कि इस क्वेश्चन को तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आप पेपर उठाओगे, यानी कोई भी सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन ये क्वेश्चन सभी पेपर में होता ही होता है, चाहे डिजिट चेंज हो, लेकिन ये क्वेश्चन होते ज़रूर है। तो इसमें प्रूफ करना है आपको कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पर √5 भी दिया जा सकता है, √7 भी दिया जा सकता है। बताना होगा कि ये जो है √3 ये इरेशनल नंबर है। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है जिसे फॉलो करना होता है, एंड आपको प्रॉपरली इसी मेथड को यूज़ करना होगा। अगर कोई और मेथड से आप करोगे तो वो उतना सही नहीं होता है, बिकॉज NCERT में आपको क्वेश्चन इस वे में सॉल्व करके दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब तो हमें पता नहीं है कि इरेशनल प्रूफ कैसे करें, तो सिंपली हम लोग पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। अगर हम गलत साबित हुए इसको रेशनल प्रूफ करने में, तो ऑटोमेटिकली अगर ये रेशनल नहीं है तो बचा क्या, ये इरेशनल होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी कि लेट √3 बी अ रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A/B या P/Q, जो भी आप लिखना चाहो। और जो आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो आपका A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, और A और B आपका प्राइम नंबर होते हैं। तो सिंपली उतना लिख दिया। अब जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसको एज यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करना है, और यहाँ पर A/B इज इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो A/B का स्क्वायर अगर आप करोगे तो A² / B², √3 का स्क्वायर करोगे तो दैट इज़ 3। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको A² की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, A² / B² इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो A² इज इक्वल्स टू 3B²। इसको इक्वेशन 1 मानना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखनी है कि A² इज इक्वल्स टू 3B²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A² है जो कि 3 से डिविजिबल है, बिकॉज अगर यहाँ पर आप इस 3 को यहाँ लेकर आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये क्या होगा कि 3 आपका A² को डिवाइड कर रहा है। आप चाहो तो वो स्टेप को भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना लिखना भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज़ कि आपको फिर से कुछ अज्यूम करना होता है। अज्यूम क्या करना होगा कि आपको A को किसी और वैल्यू यानी तीसरे वेरिएबल के इक्वल लिखना होगा। A इज इक्वल्स टू 3C माना हमने। अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा इक्वेशन 1 था उसी में 3C को पुट कर देंगे, तो 3C का स्क्वायर हो जाएगा 9C², और ये 3B² को वैसे ही लिखेंगे। तो 3B² इज इक्वल्स टू 9C²। 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में। उसके बाद क्या मिलेगा कि B² इज इक्वल्स टू 3C²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें कर ली। पहले हमें मिला A इज इक्वल्स टू A² इज इक्वल्स टू 3B², और नेक्स्ट वाले केस में मिला B² इज इक्वल्स टू 3C²। तो इन दोनों से ही हमें कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं, और वही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेंगे, जैसे कि हमें पता चला कि 3A² को डिवाइड करेगा, वैसे ही यहाँ पर 3B² को डिवाइड करेगा। लेकिन हमने ऊपर माना था, यानी सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते समय कुछ स्टेटमेंट लिखे थे जिसमें लिखा था कि आपका A/B रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो 3 है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, यानी A² B² को। तो अब आपको इसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा कि हेंस या हियर A and B both are divisible by 3. This suggests that A and B are not co-primes। यानी कि रेशनल नंबर वाले को अगर आप नहीं लोगे तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये लिखा जाएगा कि जो आपका 3 है वो A² को भी डिवाइड कर रहा है, और 3 जो है वो B² को भी डिवाइड कर रहा है। तो 3 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने A और B को को-प्राइम्स माना है। सॉरी, रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर में कुछ और फैक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर को-प्राइम्स है तो उसको को-प्राइम्स की तरह डिस्कस करेंगे। तो को-प्राइम्स मीन्स क्या, यानी दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो यहीं पर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको हेंस करके लिख सकते हो कि हेंस √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो दिस वॉज एक टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ प्रूविंग में। प्रूविंग में कुछ और टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको वही, लेकिन उसके साथ कुछ और एडिशन है कि प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो यहाँ पर हमें वो उतना स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली हो जाता है। एंड इसको करेंगे कैसे? सिंपली सबसे पहले तो हमें वही स्टेटमेंट लिखना होगा कि अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो मानना होगा कि वो रेशनल है। तो लेट 3 + 2√5 बाय लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आप चाहो तो इसको A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेर P and Q आर को प्राइम्स एंड Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये भी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q। ये तो हमने स्टेटमेंट लिखा है, उसी को एज यहाँ पर बस इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेट कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर √5 की वैल्यू कुछ ये मिलेगी। आप इसको इतना सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस साइड से उस साइड लेकर जाओगे तो √5 की कुछ ये वैल्यू मिलेगी। अब आपको ये वैल्यू दिख रही है P/2Q - 3। तो ये कुछ रेशनल वैल्यू है, लेकिन हमें तो ये बात पता है कि √5 आपका इरेशनल है। कई बार आपको क्वेश्चंस में गिवन भी होते हैं इस प्लस या माइनस वाले क्वेश्चन में कि आपका √5 इरेशनल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी गिवन होते हैं साथ में। तो आपको ये खुद से पता होना चाहिए कि जो आपके √3 है, √5 है, √7 है वो इरेशनल होते हैं, और ये स्टेटमेंट आपको खुद वहाँ पर लिखने होंगे। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जो आपका फ्रैक्शन है कि ये एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पर √5 भी रेशनल हो जाएगा बिकॉज √5 की वैल्यू ही तो इतनी आई है। लेकिन हमें यह बात पता है कि √5 इरेशनल है, और ये जो रेशनल वाला बात है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? हमारे गलत अजम्पशन से, हमने गलत माना है, गलत अज्यूम किया है। दैट्स वाई यहाँ पर √5 आपका रेशनल प्रूफ हो रहा है, जबकि वो रियलिटी में इरेशनल है। तो इसी फैक्ट को आप लिखते हो। उसके बाद हेंस 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर या इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गए डन। एंड इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है, यानी कि सेम है, बस नंबर चेंज है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन थोड़ी प्रैक्टिस की हैबिट होगी एंड आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। दैट इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार PYQs में आया है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कुछ दिए हुए नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में पूछा गया है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अभी हमने समझा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इन नंबर्स को या जो इन फॉर्मेट में दिए हुए हैं उसको हम लोग एज अ कंपोजिट नंबर कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली आपको कुछ कॉमन यानी सिमिलैरिटी देखना होगा। 7 × 13 × 11 + 13, तो यहाँ पर आप 13 कॉमन देख सकते हो। 13 मल्टीप्लाई में भी है और 13 एडिशन में भी है। 13 को आप कॉमन ले लो बाहर। जहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में चाहे आप 13 को आगे लिखो या पीछे, बात तो बराबर है बिकॉज आप सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन हमें यहाँ पर इसको ऐसे लिखा क्यों? क्योंकि हमारे पास 13 कॉमन है मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी। तो जहाँ पर 13 की प्लेस थी वहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे, और 13 जो एडिशन फॉर्मेट में है उसको +1 लिख लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 13 × 78 आएगा। तो इसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो तो जाहिर सी बात है कि वो एक कंपोजिट नंबर होगा ही होगा। आप चाहो तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी वहाँ पर लिख सकते हो, और एज अ रीज़न आप ये भी लिख सकते हो कि इनका प्रोडक्ट वुड बी अ कंपोजिट नंबर बिकॉज उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अब सिंपली हमारे पास 2 नंबर वैसे दिए हुए थे, तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको सिंपली वही काम करना है, देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन आपका 5 है, तो सिंपली 5 को बाहर ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगाकर जहाँ पर +5 है उसको +1 कर देंगे, और जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको पूरा रिजल्ट भी लिख सकते हो, और सिंपली सेम वही रीज़न देना है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ये हो गया इसका सल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ दिस। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसमें आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, नंबर चेंज होंगे लेकिन आपका क्वेश्चन वही रहेगा कि चेक करना होगा 6 to the power n या 5 to the power n या 10 to the power n ends with 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सिंपली आपको बताना होता है कि ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं वो 0 से एंड होंगे कि नहीं। तो ये तो एंड नहीं होंगे बिकॉज 5 to the power n। अब अगर आप इसको लिखोगे एक्सप्रेस करके तो 5 × 1 to the power n यानी 5 × 1 इज सिंपली 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 ही होगा,
यहाँ पर तो कोई ऐसा नंबर नहीं आया है कि जिसके एंड में 0 है, जैसे कि 10 के एंड में 0 होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 है तो ये 0 नहीं होगा। अब उसके बाद सेकंड केस है कि 12 टू द पावर n। 12 को अगर आप देखोगे तो ये भी तो नंबर n से एंड नहीं, मीन्स सॉरी 0 से एंड नहीं कर रहा है। ये भी आपका 4 इंटू 3 टू द पावर n, या आप इसको अगर और जनरल में एक्सप्रेस करोगे तो वो आएगा 2 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n। तो आप इतना भी लिखोगे, बिकॉज ये लिखने का एज अ फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर ये नंबर अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वो ऐसे आ रहा है। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 इंटू 5, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह पर यहाँ पर आपके दो नंबर वो होने चाहिए जो कि हो गए 2 और 5, तभी आपका नंबर 0 से एंड होगा। तो आपको वो रीज़न लिखना होगा कि 0 से एंड होने के लिए आपके पास जो मल्टीप्लाई में होंगे वो 2 और 5 होने चाहिए। दैट्स वॉट द रीज़न अबाउट इट। एंड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप ये खुद से करना है। यहाँ पर भी आपको सिंपली एडिशन वाला ही लगेगा कि आपको इसको p अपॉन q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। देन √5 की कुछ वैल्यू आएगी जो कि रेशनल होगी, लेकिन आपको पता है कि √5 आपका इरेशनल होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपका वो रेशनल के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने गलत माना था और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, फिर उसके बाद आप उसको इरेशनल लिख देना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही इजी है, लेकिन कई बार हम इसे गलती कर देते हैं। आपको इसमें सिंपली HCF और LCM निकालना है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको HCF और LCM निकालने होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट इसको एज इन द नंबर के फॉर्मेट में अभी डिस्कस कर लेते हैं। दैट 12, 15 एंड 21, इसको अगर आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखोगे तो ऐसा होगा। सिंपली अभी हमने पढ़ा था कि HCF जो होता है वो इन तीनों नंबर में से जो कॉमन नंबर होगा उसी को आप HCF लोगे, चाहे वो नंबर 2 भी हो सकते हैं। कि आपका जो तीनों नंबर है यानी 12, 15 और 21, इसमें अगर 3 नंबर कॉमन होते हैं, हर एक में वही सेम नंबर होता है, चाहे उसकी पावर कितनी भी होती, लेकिन अगर वो सेम होता, रिपीट होता उसी फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग एज अ HCF ले लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि 12 में 2 का पावर 2 इंटू 3 है, 15 में 3 इंटू 5 है, 21 में 3 इंटू 7 है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है कि तीनों में हमारे 3 कॉमन है, तो आपका HCF सिंपली 3 हो जाएगा। और LCM होगा वो जिसकी हाईएस्ट फैक्टर है और अनकॉमन नंबर्स, यानी कि कॉमन को इसमें हम नहीं लेंगे HCF में, सिंपली जिसकी हाईएस्ट फैक्टर है 2 की हाईएस्ट फैक्टर है 2, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 और 7 आपके अनकॉमन नंबर हो गए। 3 आपका कॉमन है तो 3 लेंगे ही नहीं, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका LCM भी आ जाएगा। और ये है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कि कैन 2 नंबर्स हैव देयर HCF एज 15 एंड LCM एज 175, गिव रीजन। इसको करेंगे कैसे? सिंपली आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि जब भी पूछा जाए कि 2 नंबर के पास अगर HCF ये है तो उसका LCM ये होगा, तो उसके लिए LCM को अपने HCF से कम्प्लीटली डिविजिबल होना होगा, तभी उसका LCM और HCF वो जो गिवन नंबर है वो होते हैं। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं तो वो उसके HCF और LCM नहीं होंगे। ये एज अ रीज़न आपको लिखना होगा। नाउ जस्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस, इसके बाद ये चैप्टर इज़ डन। तो यहाँ पर आपको वो जो आपने जूनियर क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज़ करना होगा। आपको HCF दिया हुआ है 2 नंबर का, 2 नंबर आपको मान लो कोई है A और B, उसका HCF है 5 और LCM है 200, तो आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ AB, यानी वो 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो तो आपका AB है, तो AB इज इक्वल्स टू व्हाट? HCF इंटू LCM। HCF गिवन है जो कि है 5 और LCM है 200, तो 5 इंटू 200 क्या होगा? 1000। दिस वॉज द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड द HCF। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जैसे गिवन है वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो आपका LCM है 2 नंबर का, अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपके 2 नंबर कौन हो गए, वो आपको क्वेश्चन में हिंट मिला है उसी की मदद से मिल जाएंगे। तो LCM है 2 नंबर का क्या? 9 टाइम्स देयर HCF। तो LCM को मीन्स LCM आपका 9 टाइम्स है अपने HCF से, तो अगर HCF को x मानोगे और LCM को 9x, देन उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, सम जो दिया हुआ है 500, तो आपका x आ जाएगा 50 सॉल्व करने के बाद, और x ही आपका HCF है तो वो हो जाएगा आंसर। एंड दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। सो इनका आंसर आप चाहो तो कमेंट्स में भी दे सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।